हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बादल भी बहुत तेज गरज रहे हैं, रात का समय है, सुहाना मौसम, और हम शूट कर रहे हैं आपके लिए लेक्चर। तो बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी थर्ड यूनिट चल रही थी। इसमें हम आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। क्योंकि इसमें यूकैरियोट का पढ़ना है थर्ड यूनिट में, और सेकेंड यूनिट में प्रोकैरियोट का था जिसमें लैक ओपेरान और टीआरपी ओपेरान हम पढ़े थे। तो इसका डिफरेंस जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम फर्दर इसमें जो लेक्चर आएंगे तो यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन पे आएंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है रेगुलेशन में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। यहाँ से क्वेश्चन भी भर मार के पूछे जाते हैं, और इनकी हिंदी भी साथ में बताता रहूँगा। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो भी लिखते रहेंगे। और वैसे भी प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट ही ना लिखोगे, या असीम केंद्री ससीम केंद्र की भी लिख सकते हो। तो हिंदी मुझे तो पूरी आती है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन समस्या यही है आप बीएससी कर रहे हो, आगे एमएससी करोगे या कुछ किसी और फील्ड में जाओगे तो आपको अंततः इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप हिंदी में मैं समझा देता हूँ, उस तरीके से लिख लिया करिए। हिंदी वाले स्टूडेंट मिक्स लिखें तो ज़्यादा सही है, अभी से आदत बनने लगेगी। तो जीन रेगुलेशन इज सिग्निफिकेंटली मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट देन इन प्रोकैरियोट्स फॉर नंबर ऑफ रीजन्स। कई सारे इसके कारण है जिनकी वजह से यूकैरियोटिक जो हैं ससीम केंद्र की, उनमें रेगुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जीन का एक्सप्रेशन भी कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू असीम केंद्र के जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें द जीनोम बीइंग रेगुलेटेड इज सिग्निफिकेंटली लार्जर, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा लार्ज प्रोसेस होता है। इसमें नंबर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम का नंबर सब कुछ ज्यादा होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। द ई कोलाई जीनोम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम कंटेन 4.6 MB मतलब मेगा बेस पेयर। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि यूकोलाई जो है बैक्टीरिया, एस्केरिसिया कोलाई, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, सिंगल सेल, और इसमें केवल एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो उसमें जो है डीएनए की मात्रा बहुत ही कम होती है जेनेटिक मटेरियल की, 4.6 MB। दिस इनकोड्स अप्रोक्सीमेटली 2000 प्रोटीन्स। ये अकेला जो क्रोमोसोम है सर्कुलर बैक्टीरिया के अंदर, एस्केरिसिया कोलाई में, वो लगभग 2000 प्रोटीन्स को इनकोड करने की क्षमता रखता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 2000 अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनाता है एक सिंगल बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इसीलिए इस पर रिसर्च भी काफी किया जाता है। अगर हम बात करें यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट का लार्ज जीनोम होता है। अब आप डिफरेंस में पॉइंट डाल के लिखेंगे। फर्स्ट लिखोगे लार्ज जीनोम। In comparison, the genome within a human cell contain 23 क्रोमोसोम। आपको पता ही है हम लोगों में कितने होते हैं, 23। जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल से 23 और फीमेल से 23 मिक्स होके कितने बनाते हैं, 46 बनाते हैं ना। तो 23 पेयर्स हो जाते हैं। तो हम लोगों में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 50 to 250 मेगा बेस पेयर। मतलब इसके कंपैरिजन में देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है और यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है। कितने हैं टोटल, 46 क्रोमोसोम हम लोगों में। ये कंपैरिजन यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोट में यूकोलाई और यूकैरियोट में ह्यूमंस, सीधा ह्यूमन और बैक्टीरिया में कंपैरिजन हो रहा है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का तो हो ही रहा है। ये जो डाटा है वो एक और बैक्टीरिया का है, एस्केरिसिया कोलाई जो प्रोकैरियोट है, और यूकैरियोट में ह्यूमन का लिया गया है। तो इसमें जो है 23 क्रोमोसोम, उसमें सिंगल क्रोमोसोम है। इसका अगर क्रोमोसोम की लेंथ देखा जाए तो उसमें कितने बेस पेयर्स हैं, 4.6, और यहाँ 50 से 250। तो कितना बड़ा डिफरेंस है इसके साइज में, इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी यूकैरियोट में डेवलप हो जाती है। इसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 40,000 जीन्स आर प्रेजेंट विद इन द 3000 मेगा बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए। मनुष्य का जो डीएनए है हम लोगों का, उसमें लगभग 40,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं केवल 300 मेगा बेस पेयर में। समझ रहे हो?
तो ये डाटा जो है इसके अकॉर्डिंग अगर इसका निकालोगे आप, क्योंकि ये 3000 है, इसको हम लगभग मान लेते हैं 300, ठीक। तो 300 मानोगे, उसके हिसाब से देखोगे तो ये जो 40,000 वाला नंबर है तो ये कितना आ जाएगा, 4000 तक आ जाएगा, ठीक। एक जीरो वहां कम हो जाएगा, 3000 का 300 करोगे तो यहाँ 40,000 का कितना रह जाएगा, 4000। तो लगभग 4000 जीन होती है हमारे डीएनए में, समझ रहे हो। अब ये इतनी जीन मिलकर कितने सारे प्रोटीन को कोड करेंगी, और बहुत सारे प्रोटीन रोज सिंथेसाइज भी होते हैं बॉडी के अंदर। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स टू रिकॉग्नाइज अ यूनिक साइट इन दिस वास्ट एरे। एरे मतलब समझते हो, एक समूह जो होता है, एरे का मतलब होता है एक समूह, एक ग्रुप, अरेंजमेंट, एक ग्रुप की स्पेसिफिक अरेंजमेंट को एरे कहते हैं। ये एरे जो है ये कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर लैंग्वेज में ज्यादातर यूज किया जाता है एरे। अगर कोई भी आप लोगों में से कंप्यूटर साइंस से 12th किया होगा या 10th तो उसको पता होगा एरे क्या होता है, ठीक। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो उसमें एरे आता है। अब डीएनए सीक्वेंसेस, अब सेकंड इसमें पॉइंट डालेंगे डिफरेंट सेल टाइप्स। पहला था तो लार्ज जीनोम। लार्ज जीनोम के हिसाब से दोनों में डिफरेंस होता है। हम लोगों में ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स है, ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो इसके अनुसार डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में। सेकंड पॉइंट है डिफरेंट सेल टाइप, क्योंकि हम लोगों में बहुत सारे प्रकार की सेल्स हैं बॉडी में, जैसे लीवर की सेल है, पैंक्रियाटिक सेल है और स्टमक की सेल है। तो ये अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग वहाँ मैकेनिज्म फॉलो होती है रेगुलेशन की। और बैक्टीरिया जो है एस्केरिसिया कोलाई में सिंगल एक सेल है, एक ही सेल का बना यूनिसेलुलर होता है ना प्रोकैरियोट्स। तो इसमें क्या होता है, एक ही सेल के अंदर सब काम हो रहा है, तो इसमें सभी बैक्टीरिया में लगभग सेम होते हैं प्रोसेस। और अगर हम बात करते हैं हम लोगों की या जो मैमल्स हैं जिनमें लीवर पैंक्रियाज ये सब होते हैं, अब बैक्टीरिया की एक सेल में कहीं लीवर होगा, लीवर खुद ही मिलियन ट्रिलियन में सेलों से मिलकर बना होता है। अब बैक्टीरिया एक सिंगल सेल का बना हुआ है, तो उसके पास कोई ऑर्गन्स तो है नहीं, ना लीवर है, ना आमाशय है, ना अग्न्याशय है, छोटी आंत बड़ी आंत कुछ नहीं, सब गायब। उसका रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये सब डिफ्यूजन के थ्रू काम होते हैं। तो इसमें डिफरेंट सेल टाइप हैं हम लोगों में। डिफरेंट सेल टाइप्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट यूकैरियोट्स, ज्यादातर में, अधिकतर। जो लोअर यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक, जैसे यूग्लिना अमीबा है, ये प्रोकैरियोट नहीं यूकैरियोट ही है लेकिन सिंगल सेल वाले हैं, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो हायर यूकैरियोट्स हैं तो मैक्सिमम में डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। लीवर एंड पैंक्रियाटिक सेल्स फॉर एग्जांपल डिफर ड्रामेटिकली इन द जीन्स दैट आर हाईली एक्सप्रेस्ड। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि लीवर के फंक्शन आप जानते हो, बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड तो होता ही है, इसके अलावा ये कितने सारे काम करता है। जितने मैक्सिमम प्रोटीन आपके जैसे कि जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, फिब्रिनोजन है, ये कहाँ बनता है, लीवर में ही बनता है। प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनता है। जितने मैक्सिमम प्रोटीन जो हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं, सब कहाँ बनते हैं, ज़्यादातर वही प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, इसके अलावा और भी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब कहाँ बनते हैं, लीवर में ही सिंथेसिस होता है। जितने हमारे एंटीबॉडीज हैं लीवर में ही सिंथेसाइज होते हैं। पैंक्रियाटिक सेल्स में पैंक्रियाज जो हमारा होता है उसमें कितने सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें कम से कम 10 हार्मोन निकलते हैं। हम जनरली 4-5 ही पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो इनके जो सेल्स होती हैं, इसमें जो जीन होते हैं डीएनए के अंदर, उनका काम बहुत तगड़ा होता है, बहुत ही हाईली एक्सप्रेस्ड होती है, बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। वहाँ मैकेनिज्म को ज़्यादा तेज फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स हैं लीवर और पैंक्रियाज की, जो मेन ऑर्गन है हमारे, हार्ट, जैसे हार्ट हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, वहाँ की सेल्स काफ़ी एक्टिव रहती है प्रोसेस में। तो वहाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म फॉलो होती है रेगुलेशन के लिए। डिफरेंट मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ जीन्स, रेगुलेशन ऑफ सच जीन्स, मतलब जो यहाँ जीन होगी वहाँ अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म फॉलो होती है जीन को एक्सप्रेस होने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये डाटा आपको याद रखना चाहिए
इस डाटा के बेस पर आप कंपैरिजन करके लिख सकते हो एग्जाम में, और ये सारी चीज़ें आगे भी आपको मिलने वाली हैं। इसीलिए अच्छे से सारी चीज़ें समझना है, याद करना। अगर कोई भी डाउट इसमें है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछिए, या फिर ग्रुप ज्वाइन किए हो वहाँ भी पूछ सकते हो। जो भी पूछता है कोई डाउट तो उसका तुरंत क्लियर किया जाता है। इसको आप लोग नोट करिए। फिर और जो डिफरेंसेस हैं इसके अलावा, ठीक, उसको भी मैं कराता हूँ कंटिन्यू। अगला इसमें इम्पोर्टेंट डिफरेंस है अब्सेंस ऑफ ओपेरॉन। बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें ओपेरॉन मॉडल फॉलो होता है, ओपेरॉन प्रेजेंट होता है। ओपेरॉन मतलब कलेक्शन ऑफ जीन्स, बहुत सारे जीन एक साथ में मिलकर साथ में ज्वाइंटली काम करते हैं ओपेरॉन में, जो कि आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले पता होगा। तो ओपेरॉन अब्सेंट होने से प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या असर पड़ता है? द यूकैरियोटिक जीन्स आर नॉट जनरली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ओपेरॉन्स एज देयर इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, उसमें एक पूरा ओपेरॉन होता था। इस तरह से मान लो एक डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें क्या होता था, पहले प्रोमोटर रीजन होता था, इससे पहले रेगुलेटरी जीन होते थे, रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन होता था। और स्ट्रक्चरल जीन में अगर लैक ओपेरॉन की बात करें तो उसमें 3 जीन होते थे, जेड वाई ए। जेड कोड करता था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये जो वाई होता है ये परमिएज एंजाइम को, और ये क्या करता था, ट्रांस एसिटाइलेज। इन 3 प्रकार के एंजाइम का सिंथेसिस करता था। यहाँ से रेगुलेटरी जीन जो होते हैं ये एक्टिवेटर या डिप्रेसर छोड़ के आगे के एंजाइम के बनने को रोकते थे या फिर उसको तेज करते थे। इस तरह से ओपेरॉन काम करता था, लेकिन ये यूकैरियोट में नहीं होता है। तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे हम? उसमें अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म फॉलो होंगी। जीन के अरेंजमेंट से, मतलब ये जीन का अरेंजमेंट हो जाएगा, ये इधर से उधर डीएनए फोल्ड हो जाएगा, क्रोमैटिन के जो धागे हैं उनके अनुसार मैकेनिज्म कंट्रोल की जाएगी। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट में तो ओपेरॉन काम कर देता है वो, लेकिन यूकैरियोट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें ओपेरॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर जीन, रेगुलेटरी जीन कुछ बनाए प्रोटीन्स स्पेसिफिक, और वो यहाँ के जो एंजाइम बनेंगे उसको रोक सके या उसको फास्ट कर सके, रेट को कंट्रोल कर सके। तो प्रोकैरियोट में ये सारी मैकेनिज्म नहीं होंगी, यूकैरियोट्स में। इंस्टेड जीन्स दैट इनकोड प्रोटीन्स फॉर स्टेप्स विद इन अ गिवन पाथवे आर ऑफ्टन स्प्रेड वाइडली अक्रॉस द जीनोम। फोर्थ इसमें डिफरेंस है क्रोमैटिन स्ट्रक्चर का। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर आप देखे हो, डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा होता है, हिस्टोन में हिस्टोन अष्टक होता है, इसमें 8 टाइप के प्रोटीन होते हैं जिस पर डीएनए लिपटता है। H1 प्रोटीन जो होता है हिस्टोन का, वो साइड में रुका होता है, जो कि उसको जोड़ने का काम करता है, डीएनए के जो कॉइलिंग होगी उसको जोड़ के रखेगा। न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर 8 न्यूक्लियोसोम आपस में अरेंज होके एक गोल गोल सोलेनॉइड बनाता है। वो सोलेनॉइड इकट्ठे होके कंडेंस होके क्रोमैटिन धागा बनाते हैं। तो ये जो डीएनए की पैकेजिंग है ये सिर्फ यूकैरियोट में देखने को मिलेगी हम लोगों के सेल्स में, लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट मात खा गया, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियोसोम ये भी हेल्प करता है जीन के रेगुलेशन में। तो हम लोगों में ये प्रोसेस होगा, क्योंकि ओपेरॉन नहीं है तो उसके अलावा मैकेनिज्म बनानी है। तो किस तरह से देखो, इसमें क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। द डीएनए इज यूकैरियोटिक सेल्स इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड, मतलब हम लोगों का जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है ये सब डीएनए फोल्ड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, पैक्ड इनटू द प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्रोमैटिन। प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स मतलब समझ रहे हो, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन सोलेनॉइड से मिलकर बना, सोलेनॉइड न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना, न्यूक्लियोसोम क्या है, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए, इसीलिए लिखा है डीएनए, प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्रोमैटिन, क्योंकि क्रोमैटिन धागा में 2 ही चीजें हैं, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा है और उसके कॉम्प्लेक्स शब्द आ गया। कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब क्या है,
प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा है, फिर उसको और कॉम्प्लेक्स किया गया है, न्यूक्लियोसोम बना, फिर उसको सोलेनॉइड बनाए कॉम्पैक्ट करके। तो ये जो एक कॉम्पैक्ट डीएनए की पैकेजिंग है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फॉर्मेशन। हिस्टोन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही, देखो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें कुछ होती है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते थे हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रोटीन लिखा है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है इसमें कुछ। आप यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन पढ़े थे, उसमें पढ़ा होगा आपने कि किसमें हिस्टोन की मात्रा ज़्यादा होती है, कौन रंगने पर रंग जाते हैं, कौन नहीं रंगते, कौन हल्के रंगते, कौन ज़्यादा थोड़ा कम रंगते हैं और कौन ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है क्रोमेटिन। हिस्टोन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिंस दे बोथ फॉर्म द स्ट्रक्चर्स आर नोन एज न्यूक्लियोसोम, also contribute significantly role into gene regulatory mechanism। ये जो न्यूक्लियोसोम है ये प्रोकैरियोट में नहीं है, सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किसमें? इसका रोल होता है रेगुलेशन में। अभी आगे जब हम क्रोमेटिन फाइबर के थ्रू रेगुलेशन देखेंगे, कैसे क्रोमेटिन हमारा जीन के रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसमें हम न्यूक्लियोसोम की भूमिका बताएंगे आपको। फोर्थ इसमें जो पॉइंट है डिफरेंस में, अनकपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, मान लो ये सेल है, ये चीज़ कई बार बताया हूँ, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, छिद्रित न्यूक्लियस की ऊपर कवरिंग होती है, आउटर और इनर लेयर होती है, दो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए से बनेगा आरएनए, और ये आरएनए छिद्र से निकलकर बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। बात करें प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरियल सेल की, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा एमआरएनए, साइटोप्लाज्म में ही सारे काम हो रहे हैं। मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नाम की, केंद्रक नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसमें केंद्रक में ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो उसको बाहर निकल के आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, जो कोशिका का साइटोसोल है, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो साइटोसोल में है, और ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम न्यूक्लियस के अंदर। तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ, फिर एमआरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस से निकलकर, फिर यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन, और यहाँ ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन सब एक ही जगह हो रहे हैं, तो साथ ही साथ कपल्ड होते हैं, मतलब एक ही साथ में उधर एमआरएनए बनता रहेगा और साथ साथ प्रोटीन को बनाता रहेगा। तो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन इसमें प्रोकैरियोट में दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये भी बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि रेगुलेशन में काफ़ी भूमिका अदा करता है। अनकपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स, जैसे कि जो उधर वाला है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इमीडिएटली ट्रांसलेट। मतलब समझ रहे हो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा, इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए बनेगा, और इमीडिएटली मतलब तुरंत, अचानक से, तत्काल उसमें ट्रांसलेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ एमआरएनए बनेगा, फिर उसका संसाधन होगी प्रोसेसिंग, उसमें से इंट्रॉन एक्सॉन होंगे, जो एक्टिव होंगे उनको रखा जाएगा, इनएक्टिव को बाहर निकालोगे, फिर स्प्लाइसिंग होगी, पुच्छन होगा जिसको टेलिंग बोलते हैं। ये सारे प्रोसेस अगर आपको नहीं याद आ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से फिर से लेक्चर देखिए, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे लिखा है प्रोसेसिंग, प्रोसेस लिखा है, प्रोसेसिंग लिखा होगा। प्रोसेसिंग मतलब समझ रहे हो ना, वही स्प्लाइसिंग जो होती है, टेलिंग होती है, पुच्छन, आच्छादन, जिसमें ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़े जाते हैं आच्छादन में, और टेलिंग में पुच्छन जब होता है तब क्या, उसमें लगभग 200 बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का क्रम जोड़ा जाता है। ठीक, तो टेलिंग ये सब प्रोसेसिंग होगा इसमें, उसके बाद में एमआरएनए बाहर आएगा, फिर उसमें ट्रांसलेशन होगा। तो इसमें अनकपल्ड है, इसमें कपल्ड है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रेगुलेशन में। ठीक, तो ये जो डिफरेंस है इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर अनकपल्ड इन यूकैरियोट्स, मतलब जो यूकैरियोट हैं, हम लोग हैं, हम लोगों की सेल में ये साथ साथ नहीं होते हैं, अलग अलग टाइम पे होंगे। एंड एलिमिनेटिंग सम पोटेंशियल जीन रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, तो ये भी जो है यहाँ पे भी हम रेगुलेशन की बात करेंगे।
जो ये डिफरेंस है। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स अंडरगोज मॉडिफिकेशंस, बस आ गया वही वर्ड जो बता रहा था। इसमें क्या आया था, अच्छे से इस लाइन को पढ़ो। इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आर कपल्ड, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इमीडिएटली ट्रांसलेटेड, बट इन यूकैरियोट्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स अंडरगोज मॉडिफिकेशन। मतलब यहाँ जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, मतलब mRNA, वो कहाँ चला जा रहा है, मॉडिफिकेशन में, अंडरगोज मॉडिफिकेशन, उसमें आच्छादन और पुच्छन होने लगेगा, प्रोसेसिंग होगी, संसाधन, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। बट यहाँ पे जैसे ट्रांसक्रिप्ट बनेगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और इमीडिएटली ट्रांसलेट हो जाएगा, तो यहाँ ये प्रोसेसिंग नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। टू बिकम अ मैच्योर फंक्शनल mRNA, मतलब यहाँ mRNA बनाने के लिए पहले प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, उसमें ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के, जो जीन और डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसमें किस किस तरह से प्रोसेस होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस थे, ये मैंने सब आपको बता दिए। इन सब की जरूरत लगेगी आगे जब हम यूकैरियोटिक में एक्चुअल जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसोम कहाँ पे काम आएगा, कहाँ पे जो जीन में डिफरेंस पढ़े हैं, प्रोसेसिंग वाला डिफरेंस पढ़े हैं, ये सब कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक में रोल अदा करेंगे रेगुलेशन में, कंट्रोल करने में। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।